अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे दिल का शोर नॉवल की एपिसोड नंबर 134, जो कि समैया ज़ैनब की तहरीर है। सो लेट स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। सबके रुखसत होने के बाद वो घर लौटे। पुप्पो इसे ख्याल रखने का कहती अपने रूम में चली गई और दानियाल इसे लेकर अपने रूम में आया। आप खुश हैं? वो बेड पर बैठी जेवरात उतार रही थी और दानियाल का मिरर के सामने मुस्कुराते चेहरे पर सुकून की लहरें देखकर पूछने लगी। इसके सवाल पर वो वॉलेट, घड़ी, रुमाल टेबल पर रखते दानियाल ने इसे मिरर में देखा। क्यों नहीं होना चाहिए? इसने उल्टा सवाल किया, जिस पर वह हंस पड़ी। मैं तो सैड हूँ बिनिश मुकद्दस दुआ के फिर से जाने पर। अब मैं अकेली कैसे रहूँगी? मुकद्दस की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। कुछ इसकी भी परेशानी है, वो फिर से याद करती नम आंखों से बोली। कोट उतार कर हैंग करता दानियाल इसके पास आया। तुमने देखा तो है इसे? मैंने कितना रोका मगर वो शोहर की चमची। मेरी सुने तब ना। खैर, शोहर की चमची तो नहीं है, इसे फर्माबरदार बीवी कहते हैं। इसने जल्दी से दानियाल की गलतफहमी दूर करते मुकद्दस की साइड ली। मैंने शाफिया से कहा है कि अगर कोई मसला हो तो वो मुझे फ़ौरन बताएगा। और शायद तुम भूल रही हो, कुछ दिनों में तुम्हारे साथ ही आने वाले हैं। फिर कैसे अकेलापन? और वो भी तो तुम्हारे साथ हैं। रही बात मैं खुश हूँ तो नहीं होना चाहिए। मेरी दोनों बहनें अपने अपने घरों को सुकून से रह रही हैं। हंसी खुशी एक कज़न की जिम्मेदारी थी, अल्लाह पाक ने इस फ़र्ज से भी अदा कर दिया। शुक्र मालिका, तो मैं कैसे खुश ना हूँ। दानियाल ने मुस्कुराकर कहते इसके सूजे सुर्ख पाँव को ऊपर उठाया और साइड टेबल की तरह से जेल निकालकर इसके पाँव पर मसाज करने लगा। ये क्या कर रहे हैं? आज आप खुद थक गए हैं। आप आराम करें, मैं कर लूँगी। वह परेशान होती इसकी भाग दौड़ का ख्याल करती पाँव छुड़वाने लगी, पर अगले ही पल इसकी घुड़ी पर झिझक कर सहम गई। ये सच था कि वो मोहब्बत देता तो वो एक दोस्त की तरह इससे मजाक करती, और जहाँ वो ज़रा से घुड़ी डालता वहाँ वो सहम भी जाया करती थी। मैं कर लूँगा, तुम आराम से लेट जाओ। शाबाश। इसे माथा पट्टी नत उतारते देखकर दानियाल ने इसके हाथ थामे और इससे के कुछ समझने से पहले ही आहिस्ता से इसका सर तकिए पर रख दिया। उर्वा खामोशी से सर रखकर गहरा सांस लेती लेट गई। आज इसने दानियाल की फरमाइश पर माथा पट्टी और नथ पहनी थी क्योंकि इसे बहुत पसंद थी। वो सुकून से लेटी हुई थी और दानियाल इसके पाँव का मसाज कर रहा था कि अचानक से इसकी उंगलियां पाँव के नीचे सतह पर महसूस करके गुदगुदी सी हुई तो वह खिलखिला उठी। दानी, अल्लाह को माने। वो अपने पेट पर हाथ रखती बोली कि दानियाल हंसता इसके खूबसूरत पाँव की निचली सतह पर अपने लब रखे और उंगलियों से पहनी हुई पाजेब को छुआ। और वह सांस भर के रह गई और बारी बारी दोनों की उंगलियों को लबों से चूमा। वो आंखें मूंदे इसके लम्स को रेंगता महसूस कर रही थी और ज़ेले लब मुस्कुरा भी रही थी। हर मुसलमान अल्लाह को मानता है डार्लिंग, हम सबका इसके सिवाय कोई नहीं। दाने की जान इसके भरे भरे पेट पर लब रखे हुए इसके हाथों की उंगलियां चुमने लगा। मैं ये उतार दूँ? वह गर्दन से नेकलेस, माथा पट्टी और नथ से परेशान होती हुई बोली। चूड़ियाँ, इयरिंग्स वो पहले उतार चुकी थी, अब बस यही थे। दानियाल इसके पास आया और इसकी थोड़ी को पकड़कर ऊपर किया तो इसकी सुनहरी आंखें उठाई, पर इसकी शहद रंग आंखों में देखते ही इसकी सियाह घनी पलकें लरस गई। तुम एक अहमक लड़की हो। दानियाल इसकी डीप रेड लिपस्टिक से सजे लबों को देखते हुए बोला। उर्वा ने हैरत से आंखें पट से उठाई। हैं? मैंने क्या किया? इसे समझ नहीं आता था कहाँ वो अहमक थी जो इसके शोहर हर बार इसे अहमक कहता था। आखिर कब साबित करेगी कि वो अहमक नहीं है? बस करती अच्छा काम है मगर गलत हो जाता है। तुमने अपने शोहर को किस किया? नहीं ना। तो यही अहमक लड़कियों की निशानियाँ होती हैं। इसके सिर को पीछे से थोड़ा ऊपर करके वो इसकी नेकलेस को हुक खोलता इसकी गर्दन से दूर कर गया और अब खुद वहाँ अपने लबों की महर जब्त करने लगा और वह इसके सर को घूरती गर्दन में बाजू डाल दिए। अहमक ऐसे नहीं होती, ये शर्मीली लड़कियां होती हैं, और जो आप कह रहे हैं वो बोल्ड होती हैं। इसके बालों में उंगलियां फेरती वो जताकर बताने लगी। तो फिर आज तुम भी कुछ बोल्ड हो जाओ, क्योंकि ये काम तुम सर अंजाम देने वाली हो। जाने दानी इसकी नाक से आहिस्ता नाथ निकाल कर वहाँ अपने दहकते लब रखे कि एक पल को वो सांस रोक गई। इसका एक हाथ इसकी गर्दन की शहरा को सहला रहा था तो दूसरा इसके सर से माथा पट्टी उतारने लगा। मैं ऐसा नहीं करूँगी दानी, मुझे शर्म आती है। वो इसके सीने में मुँह छिपाकर बोली। दानियाल ने अब्रू उठाकर इसे घूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ बाहर लाउंज में सोने। वैसे तुम्हें मालूम है पड़ोसियों में एक काली बिल्ली मर गई, पर कहते हैं वो हमारे घर। एक तो आप बात बात पर नाराज़ हो जाते हैं दानी। मैंने कब इनकार किया? मैं तो कह रही थी मैं करती हूँ ना। इसके उठने पर वो घबराती इसकी गर्दन को जकड़ गई। दानियाल ने निसार होने वाली नज़रों से इसे देखा। वो नज़रें चुराती खुश्क लबों पर ज़बान फेरती खिड़की को देखने लगी। दानी, आपको मालूम है मैंने इस रात खिड़की के पास आवाज़ सुनी थी काली बिल्ली की, जैसे वो रो रही थी। वो सरगोशी में इसके कान में बोली। दानियाल खामोश सा इसकी सांसों की महक
में सांस लेने लगा। तुम अब इस बात पर मट्टी डालो और अपने दानी पर तवज्जो दो। वो इसके गाल को पकड़कर अपना चेहरा सामने करता बोला कि उर्वा सर हिला गई, जिस पर दानियाल के लोगों को एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने छुआ। जब तक ये नहीं सोचेगी कि मरे हुए वापस नहीं आते, तब तक इसके इशारों पर चलेगी। और दानियाल जानता था इसकी यह सोच काफ़ी बाद में इसके दिमाग में आएगी। जहाँ वो अपनी प्यासी नज़रों से इसके सुर्ख लबों को देख रहा था, वहीं वो अपनी लर्जती नज़रों से कभी इसकी मुझों को देखती तो कभी इसके हल्की सी शेव को, और जहाँ देखना था वो से इसकी नज़रें शर्म से भाग रही थी। क्या हुआ? दानियाल ने गंभीर सरगोशी की कि वो सांस भरकर नफ़ी कहने लगी और आंखें मूंद कर अपने चेहरे को थोड़ा इसके करीब किया। बाकी का फासला दानियाल ने खुद तय किया, इसकी झिझक को समझते, और आहिस्ता से इसकी नाजुक पंखुड़ियों से लबों पर अपनी गिरफ्त जमाई कि उर्वा इसकी सांसों में सांस लेती, इसके बालों में अपनी उंगलियां साथी आंखें मूंद गई। वो जानती थी वो सिर्फ इसका मीठा सा इम्तिहान लेगा और खुद में छिपा देगा अपनी आगोश में भरकर, क्योंकि वो इसकी जानम थी अनचाही से मनचाही। हाँ, वो इसकी मनचाही तो थी, जो कुछ देर में इसके कान में सरगोशी करके अपना हाले दिल सुनाएगा कि इसे इससे चाहत है, मोहब्बत है। और हमेशा की तरह इसके इजहार पर वो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करती, शहजादी की तरह। हाँ, वो इसकी शहजादी थी, इसकी मनचाही शहजादी। सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरों में गए तो बलाज किसी काम से सिकंदर साहब के पास इनके कमरे में चला गया, जबकि अरूज किचन का काम ख़त्म करती अपने पुराने कमरे में आकर बेड पर बेजार सी बैठी थी। ओफो, बलाज क्या कर दिया है आपने? मुझे सच में आपके बगैर नींद नहीं आ रही। क्या करूँ, क्या करूँ? अरे हाँ, मैं भी बोली, इस कमरे में कमी सी है, अभी पूरा कर देती हूँ। इसके दिमाग का बल्ब रोशन हुआ तो वह जल्दी से उठी और बाहर आई तो इसे सीरत मिल गई। बात सुनो सीरत, क्या तुम्हें मालूम है बिलाज इस वक्त कहाँ पर है? इसके रोकर पूछने पर वह मुस्कुराती शरारत से बोली, क्यों, आपको भाई के बगैर नींद नहीं आ रही क्या? बको मत और बताओ, बिलाज अपने कमरे में है या अभी तक बड़े अबू के कमरे में है? इसने ज़रा रब से कहा तो वो सीरियस होती बोली, वो तो अभी अबू जी के कमरे में है। अच्छा, और तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? दूसरा सवाल क्या गया? मैं सोने ही जा रही थी, आपने रोक लिया, सीरत ने सफाई दी। अच्छा सही, जाओ तुम सो जाओ। सीरत के जाने के बाद वो दबे पाँव अपने कमरे में आई। बिलाज के लॉकर में से जल्दी से एक एल्बम निकालकर इसमें से बिलाज की तस्वीरें ली और यूँ ही लॉक लगाए बगैर जल्दी से उठी कि कहीं वो आ ही ना जाए। वो ड्रेसिंग टेबल के पास आई और बिलाज का फेवरेट परफ्यूम जो वो रोज़ लगाता था इसे उठाकर जल्दी से अपने कमरे में आई। सबसे पहले इसने अच्छे से अपने ऊपर बिलाज का परफ्यूम स्प्रे किया और जल्दी से जाकर इसका ढक्कन बंद किया। यूँ ही रखकर भाग आई। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। इस दौरान अब इसने अपनी वार्डरोब से एक खाली फ्रेम निकालकर इसमें बिलाज की पिक्स लगाकर अपने बेड साइड टेबल पर रख दी और वार्डरोब से बिलाज का ब्लैक कोट उतार आई। ये वही कोट था जो बारिश में इसने खुद अरुष के कंधे पर रखा था और तब से इसके पास था। इसे देखते ही अरुष को बहुत कुछ याद आया। उफ, कितने खूबसूरत दिन हमारे मिस हो गए। वो सोचती, कभी खुद पर गुस्सा करती तो कभी मुस्कुरा देती। इसने बिलाज के कोट को सीने से लगाकर सोने लगी। वो बड़े अबू के कमरे से आया तो इसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वो डोर बंद करके गया था, मगर जब वापस आया आधा खुला हुआ था। यकीनन वो जल्दी जल्दी में सही से बंद करना भूल गई थी। बिलाज लॉकर के पास आया तो वो भी आधा खुला हुआ था। इसने यूं ही खोलकर चेक किया तो इसने एक एल्बम उठाया और खोलकर चेक करने लगा, जिसमें इसकी एक तस्वीर गायब थी। यानी आज फिर यहाँ चोर आया था। इसके होठों पर मुबस्सम मुस्कुराहट रह गई और साथ अपने फेवरेट परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई तो इसने ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर इसे उठाया। वो खुला हुआ था। जिसे बंद करने के बाद वो अरूज के कमरे में पहुंचा तो इसके कोट को सीने से लगाए कुछ बड़बड़ा रही थी खुद से, और फिर इसके कोट को सीने से लगाकर सोने लगी। मगर इसे अपने अलावा भी किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और दिल धक से रह गया। बिलाज साहब बड़े इत्मीनान के साथ दरवाजे के फ्रेम के साथ जबकि सीने पर हाथ बांधे इसी को देख रहे थे। अरुष गड़बड़ाई और जल्दी से कंबल में कोट को छुपाने की सही की, मगर अब क्या फ़ायदा, वो देख चुका था। आप यहाँ इस वक्त कुछ चाहिए था आपको? इसने संभाल कर पूछा तो वो अंदर चला आया। हाँ बिल्कुल, मुझे लगा तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आ रही होगी, सोचा अपनी बीवी को इसके मायके से ले आऊँ। वो इसके पास बेड पर बैठकर बोला तो वो मज़ीद गड़बड़ाई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सो रही थी, वो भी आपके बगैर आप ही आ गए। इसे नज़रें चुराते हुए कहा तो वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। वैसे मज़े की बात बताऊं, और मैं अबू के कमरे से होकर गया तो डोर आधा खुला था, हालांकि मैं बंद करके गया था। मेरा लॉकर भी आधा खुला था और तो और इसमें मेरी एक तस्वीर भी गायब थी जो शायद उड़ते फिरते यहाँ तुम्हारे कमरे में तुम्हारी टेबल पर खुद ही फ्रेम में फिट हो गई है। और तो और मेरे फेवरेट परफ्यूम की बोतल भी खुली थी, जिसकी महक मुझे तुम्हारे वजूद से आ रही है। ये भी ज़रूर ओढ़कर तुम पर खुद ही स्प्रे करके वापस अपनी जगह पर बैठ गया होगा, है ना? वो शरारत से कह रहा था तो रूश नज़रें झुका गई। पागल थी, भूल गई थी वो एक शानदार वकील है। इसके मामले में तो वैसे ही
इसकी नज़र कान नाक तेज़ ही होते थे, फिर भला बाला से कैसे ये सब छुप सकता था। वो इसे शर्मिंदा देकर फिर बोला, तुम्हें अब भी चैन नहीं आया? ये एहतमाम किया है मेरे बगैर सोने का? अपने ही कमरे में चोरी करने चल दी तुम? कब छोड़ोगी ये चोरों वाली हरकतें? चोरनी कहीं की। इसके चोरने कहने पर वो भी गुस्से में आ गई। वो भी मेरे मेरे कमरा है, मेरी मर्जी में जो मर्जी करो अपने कमरे, अपनी ही चीज़ें उठाने में कैसी चोरी? बिल्कुल, ये अपना ही कमरा है, मगर तरीका तो चोरों वाला है अपनाया है ना। ये चीज़ें तुम बल्कि झिझक मेरी मौजूदगी में भी तो उठा सकती थी ना। और ये कोट अभी तक तुम्हारे पास है, नफरत करने के बावजूद तुमने इसे संभाल कर रखा था क्या? वो अब्रू उठाकर पूछ रहा था तो वो भी मुस्कुरा दी। मैंने तब गुस्से में वॉर्डरोब में फेंक दिया था, आज काम आ गया। ये सब क्या है रो? इतनी शिद्दत पसंद अच्छी नहीं। मुझे लग रहा है तुम्हें अपना आदी बनाकर मैंने गलती कर दी। अभी सिर्फ एक कमरे के फासले पर तुम्हारा ये हाल है। अगर मैं दुनिया से रुखसत हो गया तो तुम पागल हो जाओगी। इसने सीरियस होकर कहा था। जहाँ इसके अंदाज ने ब्लाज को खुशी दी थी, वहीं काफ़ी परेशान भी किया था। इतनी शिद्दत तो कभी इसने नफरत करते वक्त अरूज में भी नहीं देखी थी जितनी शिद्दत वो इसे चाहने लगी थी। इसकी बातें वो जो हैरत से सुन रही थी, आंखें फाड़े पहले देखती रही, फिर तड़प कर हाथों में चेहरा छुपाए रो दी कि बलाज भी बौखला गया। बलाज को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया है। अरुण मेरी गंदी सी जान, अच्छा सॉरी यार। बात तो सुनो। इसके चेहरे पर से ज़बरदस्ती हाथ हटाकर कह रहा था, जो इसे करीब आने से रोक रही थी। चले जाएं यहाँ से, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वो अपनी दोनों कलाइयाँ बलाज की गिरफ्त से छुड़वाते हुए कह रही थी। आंखें यूं ही पानियों से भरी थी जिसमें बलाज को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। इसे अनुज को सीने से लगाकर गिरफ्त मजबूत कर दी कि वो मज़ाहमत कर गति इसके सीने से लगे रोने लगी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी फजूल बकवास करने की? मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती। और आपने टाइम जुदाई की बात कर दी, वो भी इतनी आसानी से। बहुत जालिम है आप। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो इसके सीने से सर उठाए रोते हुए गुस्से से बोली, बेवकूफ़ मत बनो, हकीकत को तस्लीम करना सीखो। पागल जो मैं कह रहा हूँ इसे समझो। बलाज ने इसे प्यार से समझाना चाहा। मुझे कुछ नहीं समझना, मैं सब समझती हूँ। और ज़रूरी नहीं बलाज आप पहले, हो सकता है आपसे पहले मैं मर जाऊँ तो। शटअप खबरदार। जो फजूल गोई की। तो बलाज गुस्से से धड़ा, मगर वो चुप नहीं हुई। देखा अपनी बारी गुस्सा आ गया। और मैं मेरा ज़रा नहीं सोचा मुझे भी यूं ही तकलीफ़ हुई है, इसका एहसास है आपको? मुझ में हमारा भाभी जितना हौसला नहीं बलाज। वो तो रीश भाई के बगैर संभल गई थी किसी न किसी मोड़ पर, मगर मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगी। अगर आप मुझसे दूर होए तो मैं सच में मर जाऊंगी। वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े कह रही थी, बस ये क्या मरने मारने की बातें लेकर बैठ गई हो? हमने तो अभी तो ज़िंदगी जीना शुरू की। अभी तो हमारी मोहब्बत की पहली बहार भी नहीं गुजरी और तुमने फजूल गोई शुरू कर दी। मैंने नहीं, आपने की है। पहले मुतरन्नम आंखों से कहा तो बलाज इसे देकर रह गया। मैं तो अल्लाह से दुआ मांगती हूँ जब हमें अपने पास बुलाए तो एक साथ, रब चाहे तो ये मौसा हमारे साथ भी हो सकता है ना। वो इसके सीने में मुँह छिपाए कह रही थी। बलाज ने इसे खुद में भेजा। अच्छा बस अभी इन बातों को छोड़ो। अल्लाह पाक हम दोनों का साथ यूं ही बनाए रखे। आमीन। अरूश ने भी दिल से आमीन कहा। बलाज ने इसका चेहरा सामने किए, इसकी आंखों पर लब रखे तो अरूश की धड़कनें तेज़ होने लगीं। चलो अब बहुत हुआ, अपने कमरे में चलो। यहाँ रहने के जो तुम जवाब दे चुकी हो घर वालों को, वह मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। इसने अरूश पर बम गिराया। वह हैरत की इज़्ज़त में इसे देखने लगी। इसे हैरत से देखते हुए वो मुस्कुरा दिया। जब तुम सबको यहाँ रहने की वजह बता रही थी, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था। इसी वक्त काम से आया था अरीश और अम्मी ने मुझे देखा भी, मगर मैंने इन्हें तुम्हें आगाह करने से मना कर दिया। तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हारा वजूद मेरे लिए बेसुकूनी का बायस बन सकता है? तुम तो मेरा सुकून, मेरा करार हो। तुम्हें देखकर तो मैं अपनी सारी थकन भूल जाता हूँ। खुदा ने तुम्हें मेरा सुकून बनाकर ही तो मेरे लिए इस दुनिया और मेरी ज़िंदगी में भेजा है। आइंदा से मुझे इससे दूर गई ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। वो गंभीर भारी सरगोशी करता इसके वजूद से उठते अपने फेवरेट परफ्यूम की खुशबू में गहरा सांस भरते हुए बोला तो अरूश की धड़कनें उधम मचाने लगी। इसकी मुठे मीठे लम्स और प्यार भरी सरगोशी इसे सिमटने पर मजबूर कर रही थी। बलाज, वो कसमसाई। बलाज ने बमुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाते चेहरा सामने किया तो वो शर्मो हया से सुर्ख पड़ती हल्की हल्की कांपने लगी थी। चलो अब अपने कमरे में चलें। वो इसे उठाने लगा, मगर वो नहीं उठी। नहीं बलाज प्लीज़। सब क्या सोचेंगे कि दोपहर को इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब शोहर के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। अरूश ने असल वजह बताई। कोई कुछ नहीं कहेगा, कह तो रहा हूँ। अरीश और अम्मी ने मुझे देख लिया था और वो जानते हैं अब मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी तो फिर अब इन बातों का मतलब? इसने अरूश को घुरा। फिर भी बलाज, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अभी तुम मेरे साथ चल रही हो। अगर तुम्हें कोई वहम है तो सुबह अजानों के वक्त यहाँ आ जाना, लेकिन अभी मेरे साथ चल रही हो। बात ख़त्म। बलाज इसकी एक भी सुने बगैर इसे गोद में
कर ले गया तो इसकी गर्दन में बाजू डाले अपना चेहरा शर्म से छुपा गई। मैं तुम्हारे लिए एक नाइटी लाया था, वो वॉशरूम में लटका दी है, इसे जाकर पहन आओ। इसे रोज को कमरे में लाकर नीचे उतारा और हुक्म सादर किया तो इसके 14 तबक रोशन हो गए। नाइटी? आप पहले तो इतने शरीफ थे, अब इतने बेशर्म क्यों हो गए हैं? रोश ने दांत पीसते अपनी हया को छुपाते हुए कहा तो वह कहकर लगा उठा। बेशर्म तो बीवी के मामले में हूँ, बाकी सारी दुनिया के लिए तो अभी वही शरीफ बच्चा हूँ। और तुम शर्मा किस लिए रही हो? मैं कौन सा पहली बार तुम्हें देखूंगा? उफ, ये आदमी ना, इसकी बेबाकी पर रोश के जिस्म का सारा खून जमा होने लगा। चलो बाकी बात में शर्मा लेना, अभी जल्दी से नाइटी पहन कर आओ। इसे शर्माते देकर बाथरूम की तरफ धकेलता कहने लगा तो रोश ने खुद को वॉशरूम में बंद करके दरवाजे के साथ चिपक गई। वॉशरूम में लटकी मैरून स्लीवलेस नाइटी को देखकर इसके रंगोटे खड़े हो गए। मैं ये कैसे? इसे शर्म आ रही थी मगर वो इसका महरम था, इसे हर किस्म की फरमाइश कर सकता था और वो इसे इनकार नहीं कर सकती थी। इसने हिम्मत करके खुद को समझाया और नाइटी पहनने लगी। बलाज कब से बैठा रोज का इंतज़ार कर रहा था। जब वो आधे घंटे बाद भी नहीं आई तो इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो दरवाज़ा बजाने के उठा ही था कि वो दरवाज़ा खोलती बाहर आई तो इसके लबों पर दिलफरेब सी मुस्कुराहट रक्सा हुई। वो जैसे जैसे कदम बढ़ाती जा रही थी, ब्लाज की बेबाक निगाहें इसके वजूद की तरफ सफ़र कर रही थी। इसके छोटे से नाक में छोटी सी नथली पहने मैरून रंग घुटनों से थोड़ा नीचे आती स्लीवलेस नाइटी में मलबूस काले स्याह लंबे बालों को आगे रखे इसके नाजुक सफ़ेद शानों पर सिल्क की मैरून नाइटी, सफ़ेद चमकते मोतियों वाले स्ट्रैप्स जिसकी बैक साइड सारी डोरियों से बनी थी। छोटे छोटे कदम उठाती वो इसके सामने आ खड़ी हुई। बलाज को समझ में नहीं आ रही थी वो किस तरह किस रुख से देखे। वो इस क़यामत के होशरुबा हुस्न की मालिक दोशीज़ा को जो इस वक्त अपने हुस्न से माला माल इसके मुकाबले इम्तिहान बनकर खड़ी थी। रोशनी ने झिझकती हया के बोझ तले झुकी निगाहों में बामुश्किल उठाकर पलकों की ओर से बलाज की जान को देखा और ये देखकर दिल धक से रह गया कि वो प्यासी निगाहों से इसे ही देख रहा है। रोज की सांसें मजीद खुश्क हुई। पलाश ने आगे बढ़कर इसे गोद में उठा लिया और बेड पर डाले लाइट ऑफ करते नाइट बल्ब रोशन किया और खुद इस पर सियाह बने इसके माथे पर लब रखे। वो अपनी बढ़ती धड़कनों के साथ कसम उसाई तो बलाज ने इसकी छोटी सी नाक में पहनी बाली पर लब रखे अरूश इसकी गर्दन में बासु डाले किसी भी मज़ाहमत को किए बगैर इसे अपना आप सौंप गई। बलाज ने इसके वजूद में अपने फेवरेट परफ्यूम की महक में गर्दन के पास अपनी नाक कहते गहरा सांस खींचा और इसके बालों की जड़ों में अपना हाथ बंसाए उंगलियों से जड़ों को सहलाया और दूसरा हाथ इसकी कमर में डाले जोर से इसकी डोरी खींची कि वो सारी टूट गई। इसकी हरकत पर अरूज के चेहरे पर पूरे जिस्म का खून सिमट आया था। वो अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेरने लगी। बलाज ने इसके कंधे से नाइटी खिसकाकर वह अपना दहकता हुआ लम्स छोड़ा ते हदूद को लांघने लगा। वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में पेंच गई और बलाज ने इसके बिगड़े तनफ़ुस को देखते पूरी शिद्दत इसके लबों पर झुके खुद को सैराब करने लगा। वो इसके बालों में उंगलियां फंसाए इसका साथ देने लगी तो बलाज के होठों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट रेंग गई। इसने अपने पाँव की उंगलियां और उसकी उंगलियों में फंसाए और होठों को आज़ादी बख्शते वहीं से होंठ सरकाए इसकी शहारत को चुमते गर्दन को जाप लबों से छूते इसे अपने ऊपर डाले खुद बेड पर लेट गया। इसके सारा बालों ने दोनों को कवर कर दिया था। बलाज इसके बाल चेहरे से हटाए दोनों पर कंफर्टर उड़ाए दोबारा से इसके होठों पर झुका और झुकता चला गया। रफ्ता रफ्ता सिरकती रात के साथ इसकी शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी और वह इसके मीठे दर्द को सहती आज इसका साथ दे रही थी। दिन रात इसे नफरत का इजहार करने वाली अब इसकी इस कदर शुदाई हो गई थी कि अब इसकी थोड़ी सी दूरी भी अरूश की जान पर बनाती इसके लम्स को महसूस किए बगैर इसे नींद भी नहीं आती थी। मगर सच ही कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं और जब जोड़े ऊपर से बन जाए तो दिल बदलते देर नहीं लगती। जैसे अरूश के दिल का शोर और इसकी हर धड़कन में अब एक नाम गूंजता था और वो था बलाज सिकंदर। बलाज इसे बेड पर डाले पूरी तरह अपने वजूद का सारा बोझ इस नाजुक पर मुंतकिल करते इसके वजूद में गुम होने लगा और खिड़की के पार चांद इनकी मिलन पर शर्मा कर बादलों की ओट में छुप गया। सुबह उठकर बाथरूम में जाने लगी कि बलाज ने इसके दरवाज़ा बंद करने से पहले ही बीच में पाँव रख लिया। ये क्या कर रहे हैं? अरूश ने गुस्से से घूरकर पूछा। बात लेने आ रहा हूँ और क्या करने जाते हैं वॉशरूम में? इसकी बेबाकी पर अरूज का दिल क्या इसके मुंह पर दो जड़ दे। हर वक्त इसे सुख करने में लगा रहता है। हाँ तो भी मैं ले लूँ, फिर आप ले लीजिएगा, इसने इत्मीनान से कहा। मतलब साफ था अब दरवाजे की जान छोड़ दें, मगर वो वैसे ही रिटाई दिखाते हुए खड़ा रहा। अगर एक साथ बात ले लिया जाए तो कोई मसला भी नहीं है। क्यों, क्या ख्याल है? इससे टाइम भी बचेगा और पानी भी ज़ाया ना होगा। बलाज ने होठों पर दिल फरेब से मुस्कुराहट से जाकर कहा और ख़ुद वॉशरूम में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया कि अरूज को खुला गई। दिमाग ठीक है आपका? क्या हो गया है? बलाज आपको शराफत से बाहर जाए, मुझे आपके साथ बात नहीं लेना, वो शर्म से गुलनार हुए कह रही थी।
मगर वो इसकी सुने बगैर इसका हाथ खींचकर शॉवर के नीचे ले आया और जल्दी से शॉवर चला दिया। बलाज वो ठंडे यख पानी के अचानक ऊपर गिरने पर हड़बड़ाकर चीख पड़ी। वो इसके सीने में छुपी और बलाज ने इसकी नाजुक कमर को थामा। वो मुश्किल से पलकें उठाते इसे देखने लगी। वो इसके मुकाबले खड़ा, चेहरा शॉवर की तरफ उठाकर अपने चेहरे पर शॉवर का पानी महसूस कर रहा था। इसके चेहरे से बहता पानी इसके सीने पर आ रहा था। अरूज ने हाथ बढ़ाकर इसके सीने पर पानी को छुआ। बलाज ने इसके लम्स पर चेहरा इसकी तरफ किया और इसके भीगे शराब पे इर्द गिर्द बिखरे से बालों के अबशार को देखता मुतबस्सम होते बेखुद इसे बाहों में जकड़ गया। वह खींचकर इसकी गर्दन में झुकता इसकी कलाइयाँ पकड़कर दीवार से लगा गया। अरूज ने मज़ाहमत करते कसमसाकर इसे इसकी बढ़ती शिद्दतों का एहसास दिलाया। वो जैसे इसके गालों को छूकर पीछे हुआ। अरूज इसके आगे से निकलकर सामने बाथटब में चली गई। इसमें बैठती इस पानी को झाग में बदलने लगी। जब तब सफ़ेद झाग से भर गया तब वो मुस्कुराकर इसके गुब्बारे फ़ज़ा में उड़ाती अपने वजूद पर लगाने लगी। इसकी ये शरारती मस्तियाँ बलाज शावर तले खड़ा देख रहा था और अरूज इसकी नज़रों की तपिश से झेपती झाग की छींटें इस तरफ फेंकने लगी। बलाज ने आगे हाथ कर दिया लेकिन इसके बावजूद इसके सीने पर जा लगी। वह खिलखिलाती अचानक टब में खड़ी होती शरारत से इसकी तरफ हाथ भरकर फेंकने लगी। अरूज बलाज ने घुरा लेकिन वह अभी इसे तंग कर रही थी। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। बलाज ने इसे गुस्से से घुरा। अपनी बारी भूल गई। लाड़ साहब कैसे तंग किया था मुझे। वो छोटी सी नाक सुकेड़ कर इसे जज करने की मूड में थी। फिर इसे झाग इस पर फेंकने लगी। बलाज ने एक पल के लिए घुरा इसे और दूसरे लम्हे शावर बंद करता तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। अगले पल दोनों धड़ाम से अंदर गिरे। अरूज का सर चकरा के इसने बलाज को देखा और बेसाख्ता इसका कहका उमड़ गया। आपकी शक्ल बलाज और खिलखिलाते झाग से बनी सफ़ेद बलाज की दाढ़ी मुझे देखकर इसके सीने पर लोटपोट होने लगी। आप बूढ़े हो गए वकील साहब। इस मजाका के इस बलाज की मजीद अच्छे से दाढ़ी मूछें बनाई और ख़ुद ही इसके सीने पर पड़ी हंसने लगी जबकि वो तो कहीं और ही दुनिया में खोया हुआ था। बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें मुझे बूढ़ा देकर। अब तुम भी बन जाओ बूढ़ी। वो दांत पीस कर कहता एकदम बात टब की सफ़ेद झाग से हाथ भरकर और उसके सियाह बालों पर फैला के अब की बार इसकी सूरत देखते बलाज का कहका दिलकश था। बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी बूढ़ी मिर्ची। इसने इसकी बिगड़ी हुई सूरत को देखते महफूज होकर कहका लगाया। बड़ी हंसी आ रही है आपको मुझे बूढ़ी देकर, इसलिए ना कि मैं बूढ़ी हो जाऊं और आप दूसरी शादी कर सके। इसने बलाज के कंधे पर चुटकी काटते हुए कहा। दूसरी शादी? वो इसकी इतनी दूर की सोच जानकर बेसाख्ता हंसा। अभी दिल एक से नहीं भरता। दूसरी का क्या, मैंने अचार डालना है? इसने नेम दराज होते टब के किनारे से सर टिकाकर इसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्या मतलब आपका? अगर मुझसे दिल भर गया कभी तो दूसरी शादी कर लेंगे। वो सदमे की कैफियत से गैर यकीनी हालत से बोली। हाँ, अगर तुम दूर दूर रहोगी, पास नहीं आओगी, मेरा कहना नहीं मानोगी तो लाजमन मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अपने बारे में। बलाज ने कंधे झटकते सरसरी से लहजे में बोला। लेकिन अरूज का दिल चाहा अगर वो इससे बड़ा ना होता तो मुंह तोड़ देती। और मैं जो आपकी रात से मनमानियाँ बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका क्या? इसने जब्त से दांत के चिकचाकर पूछा। वेल, हमारी इतनी खूबसूरत रात थी जहाँ तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, वहाँ तुम बर्दाश्त कर रही थी तो तुम खुद ही देख लो। बलाज ने इसे एहसास दिलाया। अरूज लब भेज कर रह गई। इसकी बात भी सही थी और वो खुद को देखती तो खुद भी गलत नहीं थी। तो क्या मतलब जैसा आप चाहते हैं सब वैसे करते हैं? वो कुछ सोचकर झिझक कर पूछने लगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बलाज ने इसके शानों से बात समेटकर नासमझी से पूछा और उसके चेहरे पर तेज़ी से सुर्खी फैल गई। मतलब वही ना? वो घूर कर देखती झंझलाई। क्या मतलब? थोड़ा खुलकर तो बताओ, बलाज ने झिड़का। आपको तो हर बात अपने मुंह की तरह खुली चाहिए। मैं कह रही थी कि जैसे आप कह रहे हैं मैं आपके साथ मीन्स कि सब शादीशुदा, आई मीन वो भी ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा। वह बोलने की कोशिश करती मुख्तलिफ अंदाज से समझाती आखिर में खुफज़दा होकर गुस्से से चीख पड़ी। हाँ हाँ, बलाज ने समझकर बेसाख्ता बुलंद कहका लगाया। अरूज ने गुजली निगाहों से देखा। हाँ, ऐसे ही करते हैं। वो लबदांतों में दबाकर सर इस बात में हिला गया। अरूज सुर्ख पड़कर चेहरा झुका गई। अब क्या हुआ? इसने तंज किया। कुछ नहीं। वो सर नफ़ी में हिलाती जाग में गुब्बारे बनाने लगी। बस कुछ नहीं, बलाज ने उकसाया। हाँ तो कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, वह मुँह बसोड़कर बोली। बलाज ने हुनकारा भरा। तो मेरा साथ नहीं दोगी? और उसको जिसका डर था वही सवाल इसने पूछा। वो लाजवाब हो गई। बोलो, इसने इसकी मोटी लिट को पकड़ कर खींचा। वो मुझे डर लगता है, वो मीना कर बोली। जब तुम मुकम्मल मेरी बन जाओगी, मेरे साथ मेरी तरह मोहब्बत करोगी तो ये डर भी ख़त्म हो जाएगा। बलाज ने सरगोशी नमा आवाज़ में कहा तो वह पलकें झुका गई। अच्छा? अरोज आहिस्तगी से लबों को हरकत देकर सर हिला गई। बलाज की घनी मूँछों तले गहरी मुस्कुराहट आ गई। इसने निसार होते इसके बाजू को पकड़कर अपनी जानिब खींचा। बेशरम वकील! वो इसके चेहरे के पास आकर इसकी नाक से नाक मिलाती शरारत से बोली। बलाज ने इसके रुखसार पर लब रखते इसे झेंकने पर मजबूर कर दिया। वो इसके सीने पर लेट गई और बलाज की गर्दन में बाजू हायल कर दिए। इस बेशरम वकील को दीवाना भी तो तुमने किया है।
बलाज ने मोहब्बत पाश निगाहों से देखते झुककर इसकी गुलाबी पकड़ियों जैसे होंठों को जकड़ा। अरूश इस अचानक हमले से सटपटा गई, मगर इसकी कुछ लम्हे पहले की बात याद करते इसने कोई मज़ाहमत नहीं की और बलाज मुस्कुराता सीधा होकर इसे बाहों में भरता अपनी गोद में भर गया। वो इसके लबों के नरम मुलायम लम्स में मदहोश था, जबकि इसकी मजबूत उंगलियां अरूश की टांगों से सिरकती ऊपर का सफ़र तय करती इसके वजूद में सनसनाहट पैदा करती जा रही थी। बलाज में इसके चेहरे को देखते नरमी से होंठों को छूते भीगे झाग वाले हाथ इसकी कमर पर फेरने लगा। अरूश हलकतर करती आंखें बंद किए मुकम्मल झाग में छुप गई। बलाज ने इसकी हया को समझते खुद भी नीम दराज होते इसे खुद पर खींच लिया। इसका नाजुक नरम सा वजूद जैसे इसके सीने पर आया। बलाज ने इसकी थोड़ी को पकड़कर होंठों से होंठ मिला दिए और इसके नरम पंखुड़ियों को अपनी कैद में लेते इनके लम्स में मदहोश हो गया। अरूश ने अपने हाथ इसकी गर्दन के पीछे बांध लिए और खुद इसकी बाहों में कैद हो गई। वो झाग भरे पानी में अपने दोनों पाँवों से शोर करती मस्तियाँ कर रही थी, जबकि बलाज अपने मजबूत हाथ से आहिस्ता आहिस्ता इसकी पुश्त को सहला रहा था। वो सारी फिक्रों परेशानियों से आज़ाद एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे के बने हुए थे। क्या हुआ मेरी गंदी सी जान को? अरूज के होंठ जुदा करने पर बलाज ने पूछा। कुछ नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया और इसकी आंखों में देखने लगी। वो इसकी आंखों में छाई खुमारी को देखकर अंदाज़ा लगा गई थी कि इतनी जल्दी वो इसे छोड़ने वाला नहीं, अपनी तलब पूरी करके ही दम लेगा। और अब की बार अरूज ने खुद पहल करते अपना तनफ़ुस बहाल करने के बाद इसके होंठों से अपने होंठ मिलाकर अपनी आंखें मूंद लीं। बलाज ने इसके नरम होंठ को एहसास से जकड़ने के बाद इसके बालों की जड़ों में उंगलियां उलझाकर इन्हें सहलाता हुआ गैर महसूस अंदाज में इसे अपने हसार में गुम करते आहिस्ता से इसके नातवा कंधों से इसकी शर्ट को बाजों पर सिरका दिया और इसे करीब खींच लिया। अरूज की धड़कनें इसकी धड़कनों से मिली। तन मन में जैसे रक्स होने लगा धड़कनों का और बहके इन लम्हात में वो खुद को बलाज सिकंदर की मजबूत पनाहों में बिखरने से बचा नहीं सकी। आहिस्तगी से इसके शाने पर अपना गाल टिकाकर वो मध्यम सी सांसें लेने लगी और बलाज अपनी दहकती सांसों से इसके वजूद में रूह को खींचकर खुद में कैद कर गया हमेशा के लिए। वो बेजान मूर्ति की मानित खुद को महसूस करने लगी। प्यारे रीडर्स, अब तो खूब रौनक है रोमांस की। अब किसी ने रोमांस पर या किसी कपल पर एतराज़ किया तो यही रोक दूंगी नॉवल के एंड, फिर अच्छे से कीड़े निकालना और इस एपिसोड पर रिस्पॉन्स दीजिएगा और कम से कम 1K व्यूज़ का टारगेट ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। और छोटा सा टारगेट है, इसलिए उम्मीद करती हूँ आप इस टारगेट को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर लाजमन कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।